जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग गाइड चैनल पर। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ब्लड। बच्चों की रिक्वेस्ट है कि ब्लड के बारे में बताइए, इनको ब्लड के जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए, इसलिए मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ ब्लड। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है ब्लड की, जो कि अगर आपसे पूछी जाए तो अपन उसको पर्टिकुलर नर्सिंग के अकॉर्डिंग बता सकें। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड की जगह अपन वर्ड यूज में ले सकते हैं लिक्विड। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, अगर आप एनाटॉमी का पहला मेरा वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बेसिक्स इंट्रो बताए हैं। अगर आप वो देखेंगे तभी आपको ब्लड समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटी इकाई एटम, एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स बाद में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर बना देते हैं सेल, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन युक्त है हमारी बॉडी की। और सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। चार तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो ब्लड कौन सा वाला है? ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपस में जोड़े हुए रखता है कई चीजों को, कई ऑर्गन्स को। इसको अपन बोलते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। और हमारी पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होता रहता है कॉन्स्टेंटली, एक स्पीड से ये सर्कुलेट होता रहता है। तो ये हो गई ब्लड की प्रॉपर डेफिनेशन। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। और हमारी बॉडी में पूरी तरह से ये सर्कुलेट होता रहता है, बहता रहता है। इसलिए हम ब्लड को रिवर ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। रिवर ऑफ आवर बॉडी क्यों बोलते हैं? कि वो नदी की तरह, जैसे नदी बहती रहती है ना, उसी तरीके से ब्लड हमारे शरीर में बहता रहता है। इसलिए हमारी बॉडी की रिवर अगर बोला जाए, नदी अगर बोला जाए, तो वो हम किसको बोलेंगे? ब्लड को। उसके बाद मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड क्लोटिंग फैक्टर। ये मैंने यहाँ पर आपको ब्लड के फंक्शंस लिख दिए सारे के सारे। क्या फंक्शन कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड। हमने ऑक्सीजन ली, हमारे फेफड़ों में गई, वहां से वो हार्ट में गई, और हार्ट से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, अशुद्ध ऑक्सीजन है उसको तो हार्ट को वापस दे दिया, और जो शुद्ध ऑक्सीजन है उसको लेकर पूरे शरीर में चला गया। तो ये कौन चला गया? ये ब्लड लेकर चला गया ऑक्सीजन को, और हमारे पूरे अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किसने किया? ब्लड ने। इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का, हमने न्यूट्रिएंट्स खाना खाया, हमने प्रोटीन खाया, हमने अमीनो एसिड खाया, हमने ग्लूकोज पिया, वो सारा सबका कहाँ गया? ब्लड के अंदर गया, और ब्लड ने उसको हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि हमारे को एनर्जी प्रोवाइड हो गई। हार्मोन्स, हार्मोन्स का ट्रांसफर करता है हीट, तापमान नियंत्रण करता है ब्लड। ब्लड कैसे तापमान नियंत्रण करता है? ब्लड एक स्पीड से बहता रहता है, तभी तो हमारी ह्यूमन बॉडी का एवरेज तापमान कितना है? 37 डिग्री। 37 डिग्री किसकी वजह से है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड हमारे शरीर में पूरी तरीके से बह रहा है। कभी आपने डेड बॉडी देखी होगी, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका सर्कुलेशन सिस्टम अब बंद हो गया है। उसका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, ब्लड पूरे शरीर में नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस, हीट का मेंटेनेंस, ताप का नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड क्लोटिंग फैक्टर। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का मतलब ये हो गया, आपने कोई दवाई खाई, आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो सीधी दवाई हाथ में थोड़ी चली जाती है या पैर में चली जाती है। आपने दवाई खाते हैं तो वो ब्लड में अंदर मिक्स होकर फिर शरीर में पहुंचती है, फिर उस अंगों तक पहुंचती है, फिर तब जाके वो ठीक होती है। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का भी ट्रांसफर कर रहा है। उसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर, और क्लोटिंग फैक्टर जो पाए जा रहे हैं उसका भी ट्रांसफर कर रहा है ब्लड को क्लोट करने में। कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड को क्लोट करने में क्लोटिंग फैक्टर का ट्रांसफर भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस और क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ये भी ब्लड के सारे क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। इसको मैं चाहता तो अलग से प्रॉपर बता सकता था, लेकिन एक डेफिनेशन के अंदर ही मैंने इसको जोड़ दिया ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको पता चल जाए कि भाई ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब अपन बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड की। ब्लड के बारे में जनरल नॉलेज अपने को क्या क्या पता होनी चाहिए, चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं आए। हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से वो काम करता है, उसकी सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड इज ए नेचुरल कोलाइड। ब्लड क्या है? ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, कोलाइड का मतलब मैक्सिमम बच्चे जानते हो, जो नहीं जानते, जो मेरे जैसे कुछ कमजोर हैं, उनको मैं बता देता हूँ। कोलाइड का मतलब ये होता है कि उसमें लिक्विड पार्ट भी हो और कुछ कण भी हो, छोटे छोटे कण भी हो, उसको अपन बोलते हैं कोलाइड। जैसे कि मान लीजिए आपने दूध छाना तो ऊपर मलाई रहेगी, लिक्विड पार्ट नीचे चला गया। आपने चाय छानी तो ऊपर चाय पत्ती रहेगी और नीचे चाय चली गई, उसको अपन बोलते हैं कोलाइड। जिसको कि एक साथ पूरा का पूरा वो
छाना ना जा सके, उसको अपन बोलते हैं कोलाइड। ये क्या है? नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड होता है ब्लड। दूसरा पॉइंट पीएच। पीएच जो ब्लड की है वो होती है 7.4। 7.4 ब्लड की क्या होती है? पीएच। पीएच का मतलब दोस्तों क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल कितनी है किसी लिक्विड में, उसको अपन कहते हैं पीएच। और पीएच का जो स्केल है, पीएच नापने का स्केल जो है, उसमें अगर 7 से कम आती है तो उसको अपन बोलते हैं एसिडिक, अम्लीय। और 7 से अधिक आती है उसको अपन बोलते हैं एल्केलाइन, क्षारीय। और 7 पे अगर रुक जाती है तो उसको अपन बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल। तो यहाँ पर 7 को क्रॉस कर रही है, 7.4 आ रही है ब्लड की पीएच, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे? एल्केलाइन है। ये क्या हो गया? ब्लड क्षारीय है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, एडल्ट में ब्लड कितना पाया जाता है? तो ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। तो इसमें भी अगर आपसे मेल और फीमेल का पता करना है तो मेल में पाया जाएगा 5.5 लीटर और फीमेल में पाया जाएगा 5 लीटर। फीमेल में मेल्स की तुलना में, मेल्स के कंपेयर में 1/2 लीटर ब्लड कम पाया जाता है फीमेल के अंदर, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं ना फीमेल थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ब्लड उनके अंदर, उनके शरीर में ब्लड जो है मेल की तुलना में कम पाया जाता है। यहाँ पर आधा लीटर फीमेल में कम होगा, मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। अगर एवरेज पूछे तो 5 to 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? ब्लड बन कहाँ पर रहा है? तो ब्लड भैया बनता है बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मेरो में, ठीक है। लेकिन अगर एम्ब्रियो के बारे में पूछ लें कि एम्ब्रियो में ब्लड कहाँ बनता है, जो कि बच्चा अभी माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, बच्चे ने भी जन्म नहीं लिया है, उसकी बोन मेरो इतनी विकसित नहीं होती है, उसकी हड्डियां कमजोर होती है, इतनी पावरफुल नहीं होती है, तो उसका ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर। उसका ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? लीवर के अंदर। और अगर ओवरऑल पूछे कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो बोन मेरो में। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कहाँ पर हो रहा है? बोन मेरो में। जो हड्डी होती है, हड्डी के जो बीच के अंदर जो जालीनुमा संरचना पाई जाती है, वहां पर ब्लड का निर्माण होता है, उसको अपन बोलते हैं बोन मेरो, ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज, ब्लड का स्टोरेज कहाँ पर होता है? शरीर के अंदर ऐसी कौन सी जगह जहां पर ब्लड स्टोर किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में अपन बोलते हैं प्लीहा या फिर तिल्ली बोलते हैं इसको। स्प्लीन के अंदर क्या होता है? ब्लड का स्टोरेज होता है। ब्लड वहां पर स्टोर रहता है, जैसे दुकान में सामान स्टोर रहता है ना, उसी तरीके से ब्लड हमारे शरीर में स्प्लीन के अंदर स्टोर किया हुआ रहता है। स्प्लीन इज द ब्लड बैंक, और इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोल देते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक आप लोग जानते हैं ना कि ऐसी शॉप, ऐसी मेडिकल की ब्रांच जहां पर कि आपको ब्लड मिल जाता है, ग्रुप मिल जाता है, आपको साहब हमें ये ग्रुप चाहिए, वहां पर आपको वो ग्रुप मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर सारा ब्लड इकट्ठा है। स्प्लीन को अपने क्या बोल दिया? स्प्लीन क्या है? ब्लड बैंक है। हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कौन होगा? स्प्लीन होगा। एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और जो आरबीसी जो होती है ब्लड की, जो कार्ब सेल्स होती है, ब्लड का एक पार्ट होता है आरबीसी, उनका ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन को ही बोलते हैं। स्प्लीन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीसी जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन के अंदर होती है, स्प्लीन के अंदर जाकर आरबीसी डेड हो जाती है। इसलिए ग्रेवयार्ड का मतलब हो गया कब्रिस्तान, कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह भी स्प्लीन ही है। ये लाइन मैंने आपको यहीं पर जोड़कर बता दी है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए ब्लड के अंदर? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। 200 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तरल फैट, लिक्विड फैट, जिसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जैसे अपन बोलते हैं भाई हार्ट के मरीज हैं, उनको बीपी बढ़ जाती है, उनके हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल आ गया है, फैट हो गया, उनके मोटापा आ गया है, तो ये सब क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, ज्यादा तेल मिर्ची मसाले खाने की वजह से। तो ये सब क्या कर रही है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं ब्लड के अंदर, जिससे क्या होता है? हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो इसका अगर नॉर्मल पैमाना अगर आपसे कोई पूछे कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर, तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर ब्लड को नापने की इकाई है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है और ये पेन का जो टिप है, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन में अगर अपन ने ब्लड लिया तो ये डेसीलीटर इतना सा लगभग आता है ब्लड एक ढक्कन के अंदर। इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 ग्राम होना चाहिए, इससे अधिक होगा इसका मतलब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में, आपके ब्लड में ज्यादा है। इसके बाद अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए नॉर्मल? मेल के अंदर होना चाहिए 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर यही डेसीलीटर आ रहा है। डेसीलीटर ब्लड को नापने के लिए अपन डेसीलीटर ही काम में लेंगे। तो मेल के अंदर 14 to 16 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल के अंदर 12 to 14 ग्राम डेसीलीटर। ऐसा क्यों? ऐसा यहीं पर हो गया, मैंने आपको बताया मेल के अंदर ब्लड ज्यादा पाया जा रहा है, फीमेल के अंदर ब्लड कम पाया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा मेल के अंदर ब्लड ज्यादा है तो आरबीसी भी ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है।
इसीलिए मेल में ब्लड जो हीमोग्लोबिन है 14 to 16 ग्राम और फीमेल में 12 to 14 ग्राम। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेल में 15 और फीमेल में 13। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक ओवरऑल रेंज लेके चलनी है कि मेल का पूछे तो 14 to 16 ग्राम और फीमेल का पूछे तो 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी। हमारे शरीर में क्वांटिटी कितनी है ब्लड की, जो ब्लड हमारे शरीर में बह रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी है 7 to 10%। 60 से 10% हमारे शरीर के वजन का 60 से 10% ब्लड ही होता है। हमारे शरीर का जो भी वजन है 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी के भी जो लोग हैं या 90 केजी के भी जो लोग हैं, उसमें 7 to 10% जो है उस वेट का वो क्या हो गया, ब्लड होगा। उतना तो ब्लड होगा ही होगा, कम से कम 60% ब्लड उस शरीर में होगा। उसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम ब्लड की पढ़ाई कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी। हिमेटो और हिपेटो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिपेटो वर्ड लीवर के लिए यूज में किया जाता है, हिपेटो वर्ड जो है वो लीवर के लिए यूज में लिया जाता है एनाटॉमी में। बस यही बातें आपको ध्यान रखने के लिए है कि ये जो टर्मिनोलॉजी आती है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन, उसको हमने बोलते हैं हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी मतलब ब्लड का अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ब्लड सर्कुलेशन, ये जो ब्लड बह रहा है, इसकी खोज किसने की, बताया किसने हमारे को कि साहब ब्लड सर्कुलेशन इस तरीके से करता है। उन वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे, ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले की क्लासों में, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो ये भी आपके ब्लड के अंदर आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल्स का बनना, क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, ब्लड की कोशिकाओं का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हीमोपोइसिस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है। ब्लड सेल्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस। ये भी आपको याद होना चाहिए कि हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स आपको बताए ब्लड के बारे में, जो हर बच्चे को याद होने ही चाहिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी याद होने चाहिए, और उनका दैनिक जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं उसमें भी आपको कम से कम इतनी जानकारी तो ब्लड के बारे में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और एक कार्ब सेल्स। एक प्लाज्मा और एक कार्ब सेल्स। कार्ब सेल्स को अपन बोलते हैं हिंदी में रुधिराणु। प्लाज्मा कितना प्रतिशत, 55%, और कार्ब सेल कितने, 45%। 55% क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मा, जो कि क्या है, नॉन सेल्यूलर है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। लिक्विड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा, 55% तक पाया जा रहा है। और कार्ब सेल 45%, जो कि सेल्यूलर पार्ट है, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती है, सेल्स पाया जाता है, वो कौन सा हो गया, कार्ब सेल। अब प्लाज्मा क्या है, इसके अपन देख लेते हैं, ये किस किस से मिलकर बना है। प्लाज्मा में 91% तो सिर्फ पानी ही पाया जा रहा है। 91% प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है, पानी। इसलिए मैंने बोला ये लिक्विड पार्ट है, नॉन सेल्यूलर है। लिक्विड पार्ट है क्यों, क्योंकि 91% प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है। उसके अलावा 7% प्रोटीन पाई जा रही है। 7% क्या पाई जा रही है, प्रोटीन। और कौन कौन सी प्रोटीन, तीनों के नाम याद रखने, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन, ये तीनों प्रोटीन पाए जा रहे हैं। कितने प्रतिशत, सिर्फ 7%। ठीक है। उसके बाद बचा 2% पार्ट, वो उसमें क्या पाया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स। उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से, शुगर, एमिनो एसिड, लिपिड्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस 2% पार्ट में पाए जा रहे हैं। देखिए आपने कभी ब्लड दिया होगा, ब्लड का जांच कराई होगी, तो उसमें आप देखते हैं कि एक इसमें डिब्बी के अंदर ब्लड को डाल दिया जाता है। जब आप उसको हिलाते हैं तो ऊपर लिक्विड पार्ट आ जाता है और नीचे रेड कलर का पार्ट आ जाता है। तो ऊपर जो लिक्विड पार्ट आता है पीले कलर का, वो होता है प्लाज्मा। जो येलोइश पार्ट होता है उस डिब्बी के अंदर, वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। और जो नीचे जो रेड कलर का दिखाई देता है वो कार्ब सेल दिखाई देती है। इसलिए मैंने आपको बोला कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है, मतलब छानोगे ना तो गाढ़ा जो है, जो कोशिकाएं हैं, जो कण है, वो नीचे चले जाएंगे। जो लिक्विड पार्ट है, तरल पार्ट है, वो ऊपर तैरता हुआ रह जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्ब सेल्स क्या होगी, 45%। ये क्या है, सेल्यूलर है। इसके 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ये प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कार्ब सेल्स आप देख लीजिए, कार्ब सेल्स में 45% है, और सबसे ज्यादा कौन सी पाई जा रही है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको कि अपन टेक्निकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स।
तो इरिथ्रोसाइट्स कितनी प्रतिशत, 44% तक इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है ब्लड के अंदर, और 1% का क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसका टेक्निकल नेम क्या हो गया, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और नेक्स्ट प्लेटलेट को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये कंपोजिशन है प्लाज्मा, इसका ब्लड का दो पार्ट में, एक तो प्लाज्मा और एक कार्ब सेल, ये दो पार्ट की कंपोजिशन है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि दोनों तीनों जो ये पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये इस वीडियो में नहीं आ सकते हैं। इसको कम से कम आपको अलग से 10-15 मिनट का एक वीडियो चाहिए। तो ये मैंने आपको बेसिक्स ब्लड के बारे में बता दिया है, ब्लड की डेफिनेशन, ब्लड के फंक्शंस और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जो कि आपको पता होना ही चाहिए कि फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, कितना पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, खोज किसने की, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर ये आपको कंपोजिशन, इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, क्योंकि लाइफ स्पान क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के ऊपर तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये सब लोग आप आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लड की बेसिक चीजें, आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन से लेके जनरल इंट्रोडक्शन तक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आता है तो नर्सिंग गाइड चैनल को आगे से आगे लोगों तक पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए और उनको बताइए कि भाई आपको एक ही वीडियो के अंदर आपको ब्लड का सारा जो जनरल क्वालिटीज है वो सारी आपको बताई जा रही है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट उतार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।